तर आज मी आलो होतो या ठिकाणी काल मी रिशाळवाडीला जाऊन आलो होतो आणि त्या ठिकाणी जवळजवळ 27 लोकांचा तर मृत्यू झालेलाच आहे. परंतु अजूनही जे 52 लोक होते ते 52 लोक अजूनही त्यामध्ये काढले गेलेले होते आणि जवळजवळ अनेक 70-75 लोकांचा डेथ त्या ठिकाणी झालेला आहे. तर त्या संबंधामध्ये माननीय देवेंद्र फडणवीस जे उपमुख्यमंत्री आहेत त्यांना एक निवेदन दिलेलं आहे. मुख्यमंत्री बिझी असल्यामुळे काही त्यांना भेटू शकलो नाही. परंतु त्याच्यामध्ये आम्ही मागणी अशी केलेली आहे की महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सह्याद्री पर्वत आहे, अनेक डोंगर आहेत आणि डोंगराच्या खाली डोंगरावरती अनेक गावं आहे, अनेक वाडे आहे आणि त्याचं जे सर्वेक्षण आहे, त्याचा जो स्टडी आहे तो करण्यासाठी एखादी एक्सपर्ट कमिटी नेमावी आणि ज्या ज्या ठिकाणी धोकेदायक अशा पद्धतीच्या सगळ्या जे गावं आहे त्यांचं पुनर्वसन सुरक्षित ठिकाणी करावं अशा पद्धतीची आपण मागणी माननीय देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलेली आहे. त्याचबरोबर या लोकांचं जे पुनर्वसन आहे ते खाली सुरक्षित ठिकाणी करावं. त्यांना 2-3 एकर प्रत्येकाला जमीन द्यावी, गाई म्हशी जे आहे ते त्यांना घेऊन द्याव्यात आणि त्यांचं पुनर्वसन योग्य पद्धतीनं करावं अशा पद्धतीची मागणी आपण केलेली आहे. त्याचबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही आपण मागणी केलेली आहे की मंत्रिमंडळाचा लवकरात लवकर विस्तार होणं अत्यंत आवश्यक आहे. रिपब्लिकन पक्ष महाराष्ट्रावर काम करतो आहे. गेल्या जवळजवळ 10-11 वर्षापासून आम्ही BJP शिवसेनेसोबत आम्ही राहिलेलो आहोत आणि रिपब्लिकन पक्षाला मंत्रिपद जे आहे ते देण्याच्या संबंधात आश्वासन आपण दिलं होतं. तर त्यांनी जर सुरुवातीला आपल्याला सांगितलं होतं की मंत्रिमंडळ सुरुवातीचं छोटं मंत्रिमंडळ राहणार आहे, त्यामुळे विस्ताराच्या वेळेला नक्की आपण विचार करू. तर ज्यावेळेला होईल त्यावेळेला नक्की आपला विचार करू असं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे. आणि रिपब्लिकन पक्षाला सत्तेमध्ये जो वाटा आहे, महामंडळ जी आहे त्यामध्ये सुद्धा वाटा मिळेल अशा पद्धतीचा विश्वास त्याने आपल्याला दिलेला आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये दलितांवरती ठिकठिकाणी अत्याचार होत आहे. ते अत्याचार थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करणं अत्यंत आवश्यक आहे. परवा बेडकच्या एका इश्यूच्या संबंधामध्ये माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी चांगली भूमिका घेतली आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाची कमान आहे ती मिरज तालुक्यामध्ये सांगली जिल्ह्यामध्ये गावच्या सरपंचांनी तोडली होती. तर त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट त्यांच्यावर ॲक्शन घेतलेली आहे आणि पुन्हा कमान बांधून देण्याचाही त्या ठिकाणी आदेश माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आहेत. त्यामुळं जवळजवळ 150 कुटुंब जी आहेत सगळी आपल्या बायका मुलांसह मुंबईकडे निघाली होती. परंतु माननीय देवेंद्र फडणवीस यांना बोलावून त्यांच्यासोबत चर्चा केली आणि त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यामुळं त्या ठिकाणी दलित समाजामध्ये चांगलं वातावरण आहे. पण अजूनही अनेक ठिकाणी अशा पद्धतीचे अत्याचार होत आहेत. कारणं जरी कुठली असली तरी दलितांवरचे अत्याचार थांबवले पाहिजे आणि त्यासाठी एखादी आपण बैठक बोलवावी अशी सूचना आपण त्यांना केलेली आहे आणि त्यासाठी नक्की अधिवेशन संपल्यानंतर एक बैठक बोलावू असं ते आपल्याला म्हणालेले आहे. त्यामुळं आज फक्त देवेंद्र फडणवीस यांचीच भेट झालेली आहे आणि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी आणि अजितदादा हे हाऊसमध्ये असल्यामुळं त्यांची भेट होऊ शकली नाही. पण नंतर मी त्यांना भेटणार आहे. म्हणजे आमच्या मागणी आहे त्या मागणी आम्ही त्यांच्याकडे मांडणार आहोत. थोड़क्यात हिंदीत सांगा सर, आज आप यहाँ आए थे मुलाकात करने के लिए देवेंद्र जी को, क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य से आए थे? अब तो मतलब आज मैं यहाँ आया था, मैं रिशालवाड़ी को कल भेंट देकर आया था. वहाँ के लोगों की भावना सरकार के सामने रखने की आवश्यकता थी और रिशालवाड़ी का पुनर्वसन जो है ये पुनर्वसन सही जगह पर होना चाहिए और मकान के पुनर्वसन के साथ साथ उनको खेती के लिए ज़मीन भी मिलनी चाहिए. उनको गाय भैंस वगैरह लेकर भी देना चाहिए ताकि उनका मतलब जो आगे का गुजारा चल सके. तो ये मेमोरेंडम मैंने माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया है और उसमें मेन मांग हमने ये की है कि महाराष्ट्र में बहुत जगह पर इसी तरह के हादसे होते हैं. 1 साल पहले भी महाड़ में इसी तरह का हादसा हुआ था और बहुत भारी बारिश से मतलब पत्थर गिर जाते हैं और इसीलिए धोखे की जगह पर जो गांव है उनको मतलब वहाँ से सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का निर्माण करना चाहिए
और ऐसे गाँवों को सुरक्षित जगह पर लाना चाहिए। इसी तरह की एक मुख्य मांग हमने की है, उस पर जरूर मतलब सरकार विचार करेगी, अब उन्होंने बताया है। दूसरा, एक आरपीआई को सत्ता की भागीदारी मिलनी चाहिए। एक आरपीआई का मंत्रिमंडल में होना बहुत बड़ा जरूरी था, लेकिन पूरा महाराष्ट्र की जनता जो है, मेरा रिपब्लिकन पार्टी है, ये बीजेपी, शिवसेना और अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार में आरपीआई का एक मंत्री होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो हमने मांग किया है कि भाई आरपीआई के लिए एक मंत्री पद मिलना चाहिए और विस्तार जल्दी होना चाहिए। इसी तरह की मांग देवेंद्र फडणवीस के पास हमने की है और उन्होंने बताया है कि जरूर उसका विचार हम करेंगे, जल्दी विस्तार करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। दूसरा, एक दलित पर अत्याचार की घटनाएं जगह जगह पर, कुछ जगह पर हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने एज ए होम मिनिस्टर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने एक मीटिंग बुलानी चाहिए और उसमें दलित अत्याचार रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। ये भी हमने उनको एक मेमोरेंडम पत्र हमने दे दिया है। तो ये इसी तरह आज मैं यहाँ सरकार मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते भी मैं यहाँ आज विधिमंडल में मैं आया था और देवेंद्र फडणवीस जी से हमारी मुलाकात हुई है। कोई आश्वासन आपको दिया है कि मंत्री पद होगा नहीं होगा किसी तो मंत्री पद के लिए तो आश्वासन पहले भी उन्होंने दिया था, अभी भी आश्वासन दिया है कि जब विस्तार होगा तब जरूर आरपीआई का विचार किया जाएगा। एक सवाल और है आपसे, जिस प्रकार से पार्लियामेंट सेशन शुरू है, लोकसभा चालू है, राज्यसभा चालू है, इसी बीच विपक्ष जो है मणिपुर के में जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के काफ़ी अग्रेसिव है। अभी आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने हंगामा किया जिसके बाद उन्हें सस्पेंड भी कर दिया है। कैसे? मुझे लगता है कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी 19 तारीख को, तो ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस सहित सभी अपोजिशन ने मांग किया था कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, पहले दिन ही चर्चा होनी चाहिए। उस पर सरकार ने ये रोक लिया था कि भाई चर्चा के लिए हम तैयार है और जो मुद्दे आपको रखना है उसके बारे में आपको पूरा अधिकार है। वहाँ मणिपुर में शांति प्रस्तावित होनी चाहिए, सबकी मांग है। 2 महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ ये बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है। तो सरकार ने भी मतलब चर्चा के लिए मान्यता दी थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी मतलब मीडिया के सामने आकर उन्होंने ये ऐसे घटना का निषेध किया था और शांति का आह्वान भी किया था। उसके बावजूद भी बार बार अपोजिशन हंगामा कर रहा है और जानबूझकर प्रधानमंत्री कुछ बोले नहीं। प्रधानमंत्री जी ने आना चाहिए, जब आप चर्चा तो शुरू करो, उसका रिप्लाई देने के लिए होम मिनिस्टर तो रहेगी ही, लेकिन अगर आपका बहुत आग्रह होगा तो सरकार विचार करेगी, लेकिन चर्चा तो शुरू होनी चाहिए। आपने चर्चा की मांग किया और अभी चर्चा आप नहीं होने दे रहे, खाली बहाना बनाकर आप हाउस को अर्जेंट कर रहे, हंगामा कर रहे हैं। तो इसी तरह का रोज हंगामा करना अच्छी बात नहीं है। अगर हम चर्चा के लिए सरकार तैयार है, चर्चा की मांग आपने किया है, तो हंगामा की क्या आवश्यकता है। मतलब 2-3 दिन नहीं चले गए, पहले 2 दिन चले गए, आज का भी नहीं चला गया। तो हर रोज इसी तरह हंगामा करना ठीक नहीं है और रोज हंगामा करने वालों को सस्पेंड करना ही चाहिए। जिस तरह संजय सिंह जी हमारे अच्छे मित्र हैं, आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा करने के बाद उनको शायद सस्पेंड कर दिया। आज मैं हाउस में नहीं था, लेकिन रोज हंगामा करके हाउस का कामकाज रोकने का प्रयत्न करने वाले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको सस्पेंड करना ही चाहिए। आठवले साहब, एक सवाल है कि आज एएसआई जो है, एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये ज्ञानव्यापी मंदिर के जो मस्जिद है वहाँ पर सर्वे करने गए थे, लेकिन कुछ लोग कोर्ट में चले गए। बुधवार तक कोर्ट में रोक लगाई है और निचली अदालत में जाने के लिए कहा है। ज्ञानव्यापी का जो मामला चल रहा है उसको लेकर अभी जो मामला का कोर्ट में है, जो कोर्ट आदेश देगा वो दोनों ने मान्य करना चाहिए। मतलब ज्ञानव्यापी के बारे में बहुत सारे एविडेंस सामने आ रहे हैं और उसके बारे में कोर्ट जो निर्णय देगा वो निर्णय दोनों पक्ष ने मान्य करना चाहिए। तो उसी तरह हमारी सूचना है। डॉक्टर साहब, एक सवाल था कि सातारा जिले में पलटन तालुका है, वहाँ पे कुरवली गांव है, वहाँ पे एक 35 साल की महिला, एक 16 साल की बेटी और एक 14 साल की बेटे को जात पात को लेके उनके कपड़े फाड़े गए, मारहाड़ की गई।
अरे जी ये इस तरह नहीं तो सातारा के एक गांव में मतलब जो घटना घटी है, ऐसी ये घटना महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र अपना फुले शाहू अम्बेडकर शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और रोज या मतलब कई दिनों के बाद एकाधी घटना होना ठीक नहीं है। तो मैं ऐसी घटना का निषेध करता हूँ और पुलिस प्रशासन जरूर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी। और मैं सारे समाज को आह्वान करना चाहता हूँ कि भाई हम सब लोगों ने एक साथ रहना चाहिए। जिस तरह बेड़क में हुआ था, बेड़क के जो हमारे नौजवान लोग यहाँ आकर देवेंद्र फडणवीस जी को मिले, तो मतलब वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो कमान है, ये कमान तोड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की कमान तोड़ने का एक निर्णय सरपंच ने ले लिया और खाम का वहाँ विवाद पैदा किया। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में सब लोग दुनिया भर में, अपने देश में सब लोग बाबा साहब को मानते हैं और वहाँ वो कमान तोड़ने का निर्णय ठीक नहीं था। तो इसी तरह जगह जगह पर हो रहा है। तो मैं सभी समाज को आह्वान करना चाहता हूँ कि हम सब लोगों ने एक रहना चाहिए। महाराष्ट्र की परंपरा पुरोगामी परंपरा है और इस महाराष्ट्र की परंपरा को ठेस पहुँचाना अच्छी बात नहीं है। सभी लोगों ने एक साथ रहना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन था देश में समानता पैदा करना और सब लोगों ने एक साथ आकर अपने विकास के लिए काम करना, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन था। नरेंद्र मोदी जी की भी ये भूमिका है कि भाई सब ने एक साथ आना चाहिए और हम समाज को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए हमने काम करना चाहिए। ये भी हमारे नरेंद्र मोदी जी की सोच है। इसी तरह समाज को आह्वान करना चाहता हूँ कि हमने शांति रखकर हमने एक दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़ना चाहिए। ये इस घटना के बाद पलटन पुलिस थाने गया था परिवार, लेकिन पुलिस थाना मामला दर्ज नहीं कर रहा था, टाल मटोल कर रहा था। तो मतलब बहुत बार जो पुलिस अधिकारी होते हैं ये इसी तरह की गलती करते हैं। तो अगर ऐसा अत्याचार होता है, पुलिस स्टेशन में कोई भी जाता है तो उनका FIR दर्ज करने की जिम्मेदारी वहाँ के पुलिस हवलदार हो या पुलिस इंस्पेक्टर उनकी होती है। उन्होंने मतलब वो दर्ज करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो उसकी जांच होनी चाहिए और ऐसी पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू सर। उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर अजित पवारांच्या चेहऱ्यावरती बरंच तुम्ही पाहायला मिळत आहे। एकत्रित तिघांमध्ये चांगलं कोऑर्डिनेशन बघायला मिळत आहे। काही कोटी करता येतात मला काय बोलणार? चेहरा त्यांचा फुललाय उपमुख्यमंत्री काहीतरी चारोळी मला हां म्हटलं हां नाही अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री झाले त्यानंतर त्यांचा चेहरा फुललेला आहे आणि अजूनही तो फुलणार आहे, कारण त्यांचा चेहरा फुलण्यासाठीच त्यांना डेप्युटी CM केलेला आहे आणि अजित पवारांनी अत्यंत मोठा निर्णय घेतलेला आहे। बरेच आमदार त्यांच्यासोबत आलेले आहेत आणि नागालँडचे सुद्धा त्यांचे जे आमदार होते ते सुद्धा त्यांच्यासोबत आलेले आहेत। त्यामुळे खरा जो राष्ट्रवादी पक्ष आहे, राष्ट्रवादी पक्ष अजितदादा पाटील यांच्या अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सगळ्या देशामध्ये मजबूत होतो आहे। माननीय शरद पवार साहेबांच्याबद्दल आम्हाला आदर आहे, परंतु शरद पवार साहेब जर इंडियासोबत आले असते, जर पवार साहेबांनीच हा निर्णय घेतला असता तर कदाचित राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये फूट होत नव्हती आणि फूट म्हणण्यापेक्षा आता खरा राष्ट्रवादी जो आहे तो अजितदादांचा आहे आणि अजून वेळ गेलेली नाही। एवढे जर आमदार इकडे आलेले आहेत तर तिकडे पवार साहेबांनी राहून काही उपयोग नाही आहे। त्यामुळं पवार साहेबांनी सुद्धा इंडियामध्ये येण्याचा विचार करणं अत्यंत आवश्यक आहे। त्या विरोधी पक्षाच्या बाजूला जाऊन काय फायदा होणार नाही। नरेंद्र मोदींना हटवणं हे एवढं सोपं काम अजिबात नाही। नरेंद्र मोदीजी आणि NDAच्या मिटिंगमध्ये 38 पक्षाने आम्ही ठरवलेलं आहे की 2024मध्ये जी निवडणूक होईल त्या निवडणुकीमध्ये आम्हाला प्रचंड यश मिळेल, आम्हाला 350 पेक्षा जास्त जागा मिळतील आणि नरेंद्र मोदी आमचे प्रधानमंत्री असतील। मी विरोधी पक्षाला विचारतो की आपल्याकडे प्रधानमंत्री पदाचा कोण उमेदवार आहे? त्यांच्याकडे प्रत्येक पक्षाचा एक उमेदवार आहे आणि जरी तुम्ही किती प्रयत्न केलात तरीसुद्धा आम्हाला अजिबात अडचण अजिबात नाही। जनता नरेंद्र मोदींच्या सोबत आहे। त्यामुळं 2024मध्ये इंडियाचं सरकार येणार आहे आणि इंडियाचं नाव देऊन या ठिकाणी आपल्या देशाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करू नका। तुमच्या अलायन्सचं नाव वेगळं ठेवणं आवश्यक आहे, इंडिया नाव ठेवणं बरोबर नाही आहे आणि तुम्हाला प्रयत्न करण्याचा अधिकार आहे लोकशाहीमध्ये, परंतु आम्ही सुद्धा आमचा प्रयत्न आम्ही तर सोडले जाता नाही आणि 2024 जी निवडणूक आहे
ती निवडणूक आम्ही अत्यंत चांगल्या मताने जिंकणार आहोत. आठवले साहब, एक सवाल है, मद्रास हाईकोर्ट ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जितनी भी तस्वीरें न्यायालय में हैं सबको हटा दिया जाए और केवल महात्मा गांधी की तस्वीर जो है वो न्यायालय परिसर में लगाई जाए. आप इस सर्कुलर को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि मद्रास हाईकोर्ट ने अगर इसी तरह का कोई सर्कुलर निकाला होगा तो इस सर्कुलर का हम विरोध करते हैं, हम कोर्ट का आदर करते हैं. लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी लॉ मिनिस्टर थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी बैरिस्टर थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी कानून के जानकार थे और बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश के संविधान के आर्किटेक्ट थे. क्योंकि जब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का ड्राफ्ट एज ए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंप दिया था, तब उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप ये संविधान के सही आर्किटेक्ट है, शिल्पकार है. इसीलिए अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अगर जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा हर जगह जगह पर लगाने के संबंध में आदेश थे और लोग लगाते भी थे. लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है उससे हम सहमत नहीं है. हम इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और बाबा साहब का इसी तरह का अपमान नहीं बिल्कुल होना चाहिए, बाबा साहब का सम्मान होना चाहिए. एक सवाल, अंतिम सवाल लेता हूँ आपसे. आज जिस प्रकार से एनडीए के खिलाफ इंडिया नाम का अपोजिशन जो है वो सामने आया है, आज एनसीपी में 2 गुट सामने आए हैं. शरद पवार इंडिया में है, वहीं अजीत पवार एनडीए में है. ऐसी स्थिति में आप कैसे देखते हैं, समीकरण कैसा होगा, एनडीए के लिए कितनी कठिनाई होगी? नहीं, मुझे लगता है कि जो इंडिया नाम जो लिया है, इंडिया नाम ये ठीक नाम नहीं है. मतलब इंडिया के बारे में हमको आदर है, इंडिया हमारा देश है, लेकिन इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म इंडिया करके ये टोल मटोल करके उन्होंने इंडिया ये नाम ले लिया है. लेकिन किसी अलायंस का इंडिया नाम नहीं हो सकता है, इसीलिए इंडिया नाम उन्होंने बदलना चाहिए. और इंडिया कितनी भी कोशिश, मतलब अपोजिशन वाली कितनी भी कोशिश करे, लेकिन हम सब लोग सबके लिए काम कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी जी ने 9 सालों में बहुत सारा काम किया है और इसीलिए जनता हमारे साथ है. आप लोगों ने देखा है कि 2019 के चुनाव में भी राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी जी को घेरने का काम किया था, लेकिन जनता ने नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें बीजेपी को देकर दोबारा प्रधानमंत्री पद पर बिठाया था. इसीलिए ये अपोजिशन वाले का नारा है कि मोदी जी को हटाना है और मोदी जी का नारा है गरीबी को मिटाना है, हर आदमी को न्याय देना है, देश का विकास करना है. ये हमारा एजेंडा है और इसीलिए अपोजिशन के एजेंडे से जनता सहमत नहीं है. जनता मोदी जी के साथ है और हमारी आरपीआई मोदी जी के साथ है. शरद पवार आएंगे क्या एनडीए में, आपको लगता है? अभी शरद पवार जी ने आना चाहिए, लेकिन अभी शरद पवार जी वहाँ रहकर क्या करेंगे? अभी पूरे एमएलए इधर आ गए हैं और सभी पार्टी इधर आ रही है. पवार साहब ने अकेले ने रहना ठीक नहीं है, लेकिन अभी क्या करना है वो निर्णय वो लेंगे. लेकिन पवार साहब एक जानकार नेता है, कब निर्णय क्या लेना चाहिए उसके लिए वो मशहूर है और देश के विकास के लिए उन्होंने मतलब इंडिया के साथ आना चाहिए था. हम भी इंडिया के साथ है, हम बीजेपी के साथ है, इसका मतलब इंडिया के साथ है. हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हम एक साथ आए हैं, अलग अलग हमारी विचारधारा है, लेकिन इसीलिए माननीय पवार साहब ने इंडिया में आने का विचार करना चाहिए. सर्व पत्रकारांचे चॅनलवाल्यांचे आभार मानतो पण पक्षाच्या वतीनं.